हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग एनसीईआरटीज़ को कवर कर रहे थे और अभी तक हमने टोटल आपको 6 चैप्टर पढ़ा दिए थे। आज हम 7वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हमारा देश भारत। ठीक है, हमारा देश भारत। तो अभी तक यदि आपने 6 चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, सारी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। आप जाकर 6 चैप्टर पढ़ सकते हैं। हमने डिटेल में आप उन 6 चैप्टर पर डिस्कस किया हुआ है। आज ये 7वां लेक्चर है, जिसमें हम 7वां चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से कवर करेंगे। मतलब एक लेक्चर में हम एक चैप्टर को निपटा देते हैं। तो उसी क्रम में आज ये हमारा 7वां लेक्चर है। 7वें लेक्चर में 7वां चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें हम भारत की स्थिति क्या है, उसका राजनीतिक विभाजन क्या है, उसका भौतिक विभाजन क्या है, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं और बहुत विधिवत तरीके से समझेंगे। और बाद में जो चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उनकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमने कितना चीज़ों को समझा, कितना हमने मेमोराइज किया, वो सारी चीज़ें तुरंत प्रैक्टिस करके हमें इसका भी आकलन हो जाए। ठीक है, और अगर मैं कहूँ तो अभी तक हमने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, है ना। तो बहुत अच्छी अच्छी जानकारी इसमें आपको क्लास कक्षा 6 के एनसीईआरटी में बताई गई है, जिनको हम अभी देखने वाले हैं सब। तो देखो, सबसे पहले हमने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया था सौर मंडल में पृथ्वी। पहले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था सौर मंडल में पृथ्वी, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल 5वें चैप्टर में। और 6वें चैप्टर में हमने आपको बताया था पृथ्वी के प्रमुख जो स्थल रूप है उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज ये हमारा 7वां लेक्चर है, जिसमें हम हमारा देश भारत, मतलब भारत के बारे में जो मूलभूत जानकारी आपके पास होनी ही चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाई। सभी लोग, मुझे उम्मीद है कि तैयार हो चुके होंगे पढ़ने के लिए, सारी चीज़ों को समझने के लिए। ये हमारा है आज का चैप्टर, आवर कंट्री इंडिया। तो देखो, सबसे पहले इसमें जो भारत के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो इंट्रोडक्शन के तरीके से हम कह सकते हैं, वो दिया गया है। कि मतलब सबसे पहले भारत के भौतिक इंट्रोडक्शन की बात करें तो फिजिकल इंट्रोडक्शन की बात करें तो वो सबसे बताया गया है कि भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। भारत क्या है, एक बहुत बड़ा भौगोलिक विस्तार है इसका, जिसके उत्तर में क्या है, इसके उत्तर में क्या है, हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। भारत उत्तर से हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। पश्चिम में इसके अरब सागर है। ठीक है, पश्चिम में क्या है, पश्चिम में इसके अरब सागर है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। तो बेसिक जानकारी, भौतिक भौतिक या फिर भौतिक इंट्रोडक्शन के रूप में जो बेसिक जानकारी है वो क्या है कि भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। ठीक है, और पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। और पूर्व में बात करें तो बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में बात करें तो हिंद महासागर। ठीक है, भारत के दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। आइए हम थोड़ा सा मैप पे आपको दिखाते हैं, ताकि सारी चीज़ें जो है आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझ में आए। ठीक है, कहने का मतलब ये हमारा भारत है। ठीक है, मैप पे देखें तो ये हमारा भारत है। यहाँ पर जो है, भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय है। पश्चिम में बात करें तो अरब सागर है। और पूर्व में बात करें तो बंगाल की खाड़ी, तथा भारत के दक्षिण में जो है वो हिंद महासागर है। तो ये 4 बातें आपको बताई गई। मुझे उम्मीद है कि ये इतना बात आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए हम आते हैं फिर से अपने पहले पहले पेज पर। तो आप देखेंगे कि इसके बाद आपको भारत का क्षेत्रफल बताया गया है। भारत का क्षेत्रफल जो है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी की बात करें तो यहाँ पर फिर से हम मैप पे आएंगे, ताकि आपको चीज़ें जो बहुत अच्छी तरीके से विजुलाइज हो। तो आगे जो आपको बात बताई जा रही है एनसीईआरटी में, वो ये बताई जा रही है कि देखिए भाई, कि यहाँ से कश्मीर से लेके कश्मीर से लेके जो कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो भारत का विस्तार है वो टोटल कितना है, 3200 किलोमीटर है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितना है, 3200 किलोमीटर है। पहली बात आपको ये बताई गई। दूसरी बात, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात के कच्छ तक, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक जो इसका विस्तार है वो कितने किलोमीटर का है, तो 3200 किलोमीटर का है। कितना है, 3200 किलोमीटर। तो ये 2 बेसिक जानकारी आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल रटना नहीं है, बिल्कुल एक बार सुन लेना है, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी भाई। यहाँ पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तार कितना है, 3200 किलोमीटर का है।
ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक इसका जो विस्तार है वो कितना है, 3200 किलोमीटर का है। ये बात आपको एनसीईआरटी में बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़े तो यही पर यहाँ पर वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार जो है वो 3200 किलोमीटर का है, तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका जो विस्तार है वो लगभग 3200 किलोमीटर का है। कितना है, लगभग 3200 किलोमीटर का है। इतनी बात आप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप देखो, भारत में जो है कई प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, कई प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं। बेसिकली जब हम भारत के भौतिक विभाजन की बात करते हैं तो भारत के स्थल रूपों में बेसिकली हमें पांच भागों में इसको हम बांट सकते हैं। तो पहला तो वो क्षेत्र जो पर्वतीय, जहाँ पर पर्वतीय स्थल रूप पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं प्रदेश। ठीक है, पर्वतीय प्रदेशों में बांट सकते हैं, दूसरा मैदानी प्रदेशों में बांट सकते हैं, तीसरा हम बांट सकते हैं पर्वतीय हो गया, मैदानी हो गया, तीसरा हम बांट सकते हैं पठारी प्रदेशों में। ठीक है, ठीक है, आगे बात करें तो हम तटीय क्षेत्रों में बांट सकते हैं भारत को, और द्वीपीय क्षेत्र में। तो ये 5 क्षेत्रों में हम भारत को बांट सकते हैं, इसका भौतिक विभाजन कर सकते हैं। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं ताकि आपको याद हो जाए। पहला पर्वतीय क्षेत्र में, दूसरा मैदानी क्षेत्र में, तीसरा पठारी क्षेत्र में, चौथा हम तटीय क्षेत्रों में बांट सकते हैं, और पांचवा द्वीपीय क्षेत्रों में। भारत को इन 5 भागों में बांट सकते हैं इसका भौतिक विभाजन करेंगे तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि स्थल रूपों में जो विभिन्नता देखने को मिलती है वो बेसिकली 5 तरीके की होती है। ठीक है, जैसे पर्वत हो गया, महामरुस्थल एवं मैदान। जो महामरुस्थल हैं ये मैदान का ही पार्ट होते हैं, मैदान के ही भाग होते हैं एक तरीके से, लेकिन ये गर्म एवं शुष्क होते हैं। ठीक है, ठीक है, मैदान हो गया, आसमानी पठार हो गए, तटीय भाग हो गए, एवं द्वीप समूह जो हैं भारत के स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। ठीक है, भारत के स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी क्या होती है, विभिन्नता आती है। भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है, बहुत ही डाइवर्सिटी है। ठीक है, इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो कहाँ दिखती है, हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। यही कारण है कि हम क्या हैं, एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। 2011 से अब तक जो है भारत की आबादी जो है एनसीईआरटी में 120 करोड़ दी गई थी, लेकिन उसको हमने अपडेट किया। अब लगभग हम 140 से 45 करोड़ की आसपास, 140 करोड़ से ज़्यादा है, तो वही हमने अपडेट कर दिया कि 2011 से अब तक जो है भारत की आबादी लगभग 140 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है। ठीक है, और अब हम दूसरे नंबर पर नहीं रहे। पहले हम चीन के बाद दूसरे नंबर पे थे जनसंख्या के मामले में, लेकिन अब हम पहले नंबर पर आ चुके हैं कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यह विश्व का लगभग एक तरीके से मान सकते हैं सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो इतनी बात आपको समझ में आई। भारत के स्थल रूपों में जो विभिन्नता पाई जाती है वो कितने प्रकार की है। पहला तो पर्वतीय क्षेत्रों में बांट सकते हो, फिर मैदानी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में, और द्वीप समूह वाले क्षेत्रों में इसके स्थल रूपों की विभिन्नता दर्शाते हैं। ठीक है, फिर दूसरी बात इसमें बताई गई कि सिर्फ स्थल रूपों में ही यहाँ पर भिन्नता नहीं है, जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों तथा भाषा एवं संस्कृति के आधार पर भी भारत में बहुत ज़्यादा भिन्नता देखने को मिलती है। तो दूसरे पेज पे आपको इतनी बातें बताई गई। आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखो, इसके बाद आपको एक शब्द के बारे में बताया गया है, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप बेसिकली क्या होते हैं। प्रायद्वीप कुछ नहीं होता है, स्थल का वह भाग होता है जो 3 तरफ जल से घिरा हो। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पेनिनसुला। पेनिनसुला इज ए पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाई वाटर ऑन 3 साइड। ठीक है, जो 3 तरफ जल से घिरा हो उसे ही हम क्या कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं या फिर प्रायद्वीप कहते हैं। तो बेसिक सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। ठीक है, आगे जो एनसीईआरटी में छोटे छोटे बॉक्सेस दिए होते हैं कि क्या आप जानते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो इनको ध्यान से समझिएगा। और इनफैक्ट इनके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं। यदि आपने प्रीवियस क्लासेस देखी है तो आपको सारी चीज़ें पहले से ही पता होगी, है ना। क्या चीज़ बता रहा है कि भारत जिनका विस्तार, बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है। तो ध्यान दीजिए, चाहे हम पूर्व से पश्चिम की ओर बोलें या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे देश जिनका देशांतरी विस्तार बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर एक मानक समय के बजाय कई मानक समय हो सकते हैं। जैसे भारत में तो एक ही मानक समय है, 82.5 डिग्री। ठीक है, भारत में क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को जो है हमने मानक समय माना है।
तो वही कह रहा है कि जिन देशों का देशांतरी विस्तार बहुत ज़्यादा होता है, उदाहरण के तौर पे मान लो, उदाहरण के तौर पे यहाँ पे बताया गया संयुक्त राज्य अमेरिका में जैसे 7 मानक समय है, तथा कनाडा में जो है वो 6 मानक समय है। कनाडा में कितने हैं? 6 मानक समय। और आगे कह रहा है कि क्या आपको पता है कि रूस में कितने मानक समय है? तो रूस बहुत बड़ा देशांतरी विस्तार वाला देश है, तो वहाँ पर जो है टोटल 11 मानक समय है। कितने हैं? टोटल 11 मानक समय है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। ऐसे देश जिनका देशांतरी विस्तार बहुत ज़्यादा होता है उनमें कई मानक समय हो सकते हैं। भारत का मानक समय भी आपको पता चल गया होगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्थिति की। अब हम बात करते हैं स्थिति की, ज्योग्राफिकल जो इसकी लोकेशन है वो क्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हमने आपको बताया था कि हम पृथ्वी को 2 गोलार्धों में, ये यूं कहें हम 4 गोलार्धों में बांट सकते हैं। ठीक है, कैसे? ये जैसे मान लो, यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, हालांकि ये सारी चीज़ें हम आपको समझा चुके हैं। आप डिटेल में सारी क्लासेस, मतलब प्रीवियस क्लासेस देखते रहिएगा ताकि चीज़ें आपको याद भी होते चले। ठीक है, और जिन लोगों को सब पता है थोड़ा सा रिवाइज उनका हो जाएगा। जैसे ये जो विषुवत रेखा होती है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाती है। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, ये पृथ्वी को कितने 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ऊपर वाला भाग जो उत्तर की साइड है, ऊपर वाला भाग, इसको हम उत्तरी गोलार्ध बोल देते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। लेकिन इतने से ही हमने डिटेल में आपको जब वो क्लास पढ़ा रहे थे अक्षांश एवं देशांतर, तो वहाँ पे बताया था कि सिर्फ इतने से ही हमारा काम नहीं चल रहा था, हमें कुछ और रेखाओं की कल्पना करनी पड़ी थी। और वो रेखाएं कौन सी थी? तो वो रेखाएं देशांतर रेखाएं थी। ठीक है, तो जो ग्रीनिच वाली रेखा है, जो ग्रीनिच वाली रेखा है, पृथ्वी को ये भी 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, पृथ्वी को ये भी 2 बराबर भागों में बांटती है, तो इसमें भी दो गोलार्ध हमारे बन जाते हैं। ठीक है, इस साइड वाला हमारा पश्चिमी गोलार्ध बन जाता है। ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध हो जाता है। और ठीक है, और इधर का क्या हो जाता है? पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। तो बेसिकली हम पृथ्वी को 4 खंडों में तोड़ सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा था कि जो हमारा भारत है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहने का मतलब क्या है? यदि हम भारत की स्थिति देखेंगे तो भारत यहाँ पर स्थित होगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप। आगे कह रहा है कि कर्क रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में हमने आपको बताया था कि 23.5 डिग्री उत्तर को हम कर्क रेखा बोलते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा बोलते हैं, और 23.5 डिग्री हम दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। तो कर्क रेखा की बात हो रही। कर्क रेखा जो है भारत के, कर्क रेखा जो है देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा हमारे भारत देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत के मुख्य भूमि का विस्तार, दक्षिण से उत्तर की ओर, ध्यान रखिएगा कि दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। कहाँ से है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। ठीक है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का जो विस्तार है, ठीक है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक जो भारत का विस्तार है वो क्या है? तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच है भारत का पश्चिम से पूर्व का जो विस्तार है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में आएगी? अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटें तो भारत की स्थिति जो है वो पूर्वी गोलार्ध में आएगी। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध में आएगी। इस तरीके से हम मतलब क्या बोल सकते हैं कि जो भारत की स्थिति है वो उत्तरी, पहली बात तो उत्तरी गोलार्ध में ही है, उत्तरी गोलार्ध के साथ साथ किस में है? पूर्वी गोलार्ध में। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में इसकी स्थिति हो जाएगी। इतनी बात आप समझ गए होंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको जो बताया जा रहा है कि बहुत बड़े देशांतरी विस्तार के साथ विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ की 2 छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है।
देखो भारत का जो टोटल देशांतरी विस्तार है वो कितना है, 29 डिग्री है। और हमने आपको बताया था कि 1 डिग्री जब 1 डिग्री देशांतरी परिवर्तन में अगर 1 डिग्री देशांतरी परिवर्तन होता है तो कितने मिनट का अंतर आ जाता है, 4 मिनट का अंतर आ जाता है। तो भारत का जो देशांतरी विस्तार वो टोटल 29 डिग्री का है। मान लो लगभग इसको हम 30 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है, इसको 30 डिग्री मान लें तो 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 30 डिग्री में कितना हो जाएगा, 4 तेईस 12, 120 मिनट का। 120 मिनट मतलब का मतलब क्या होगा, 2 घंटे का। तो मतलब हम यूं कह सकते हैं कि भारत में जो है भारत का एक छोर से लेकर मतलब अरुणाचल प्रदेश वाला छोर से लेकर अगर हम गुजरात की बात करें तो इन दोनों स्थानों के मध्य, इन दोनों स्थानों के बीच जो समय का डिफरेंस होगा वो लगभग 2 घंटे का हो सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है कि बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के 2 छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित 2 स्थानों के बीच का समय का अंतर लगभग 2 घंटे का हो सकता है। कितना हो सकता है, लगभग 2 घंटे का हो सकता है। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। वही चीज़ हमने जो अभी आपको समझाई कि 1 डिग्री देशांतरी अगर 1 डिग्री देशांतरी अंतर होता है तो लग समय में कितना परिवर्तन हो जाएगा, 4 मिनट का हो जाएगा। पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में जो है गुजरात की अपेक्षा पूर्व में जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है, ठीक है। सूर्योदय जो है वो लगभग 2 घंटे पहले होता है। उसका रीजन क्या है, देशांतरी विस्तार। उसका कारण क्या है, देशांतरी विस्तार। मुझे उम्मीद है कि ये सारा कंसेप्ट आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये भारत का मानक समय के बारे में बताया गया है, ठीक है। भारत का मानक समय जैसे कि हमने आपको बताया कि 82.30 डिग्री बोलो या फिर 82 डिग्री 30 मिनट बोल लो, दोनों की बात एक ही है भाई, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। चाहे आप ऐसे लिखो, ठीक है, चाहे आप ऐसे लिखो 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर लिख सकते हो, या फिर आप 82 डिग्री 30 मिनट भी लिख सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। तो भारत का जो मानक समय है, भारत का जो मानक यमोत्तर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। मानक समय किसको माना गया है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है, स्थानीय मानक समय माना गया है, ठीक है। चलिए, और क्यों माना गया है, इसका रीजन क्या है, हमें मानक समय मानना ही क्यों पड़ता है, उसकी चर्चा हमने प्रीवियस चैप्टर में की हुई है। आप सारी वीडियोस को ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएंगी। अब हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात करेंगे। भारत के पड़ोसी देश, तो 7 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा को साझा करते हैं, ठीक है। 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हुई हैं। दक्षिण में समुद्र में स्थित द्वीप श्रीलंका, ठीक है, दक्षिण में समुद्र में स्थित द्वीप जो है श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं, ठीक है। 7 देश तो इसके साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं तथा श्रीलंका और मालदीव भी हमारे पड़ोसी हैं, जो कि कहाँ पर, समुद्र में स्थित है। अब इसको ध्यान में रखना कि पाक जल संधि जो है भारत को श्रीलंका से अलग करती है, ठीक है। पाक जल संधि क्या है, या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत और श्रीलंका कौन से जल संधि के माध्यम से अलग होते हैं, तो आप बता सकते हैं पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो बेसिकली इसमें 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली, 7 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। श्रीलंका और मालदीव भी हमारे पड़ोसी हैं जो कि समुद्र में हैं। पाक जल संधि जो भारत को श्रीलंका से अलग करती है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो आइए भारत के पड़ोसी देशों को हम थोड़ा मैप पे देख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रह सके और बहुत आसानी से आप मेमोराइज कर सकें। तो सबसे पहले बात करें तो ये अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, ठीक है, इसी पे हम नंबर डाले दे रहे हैं। तो टोटल कितने 7 पड़ोसी देश हैं, ठीक है, 7 पड़ोसी देश हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं। 7 पड़ोसी देश स्थलीय सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं, तो पहला जो है ये अफगानिस्तान हो गया, दूसरा हो गया पाकिस्तान, ठीक है, और तीसरा हो गया चीन हो गया, ठीक है, चौथा नेपाल हो गया, पांचवा भूटान हो गया, ठीक है, पांचवा भूटान हो गया, ये छठा हो गया बांग्लादेश और ये 7वां हो गया म्यांमार,
ठीक है। ये 7वां क्या हो गया, म्यांमार हो गया। और ये है श्रीलंका, ठीक है, ये है श्रीलंका और ये है मालदीव। तो ये भी भारत के पड़ोसी देश ही एक तरीके से हैं, ठीक, लेकिन ये समुद्र में है। तो इतनी बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। भारत एवं उसके पड़ोसी देश को हमने मैप पर आसानी से देख लिया। अफगानिस्तान एक बार याद कर लेंगे, सातों देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल। देखो पहला अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन 3 हो गए, नेपाल और भूटान 5 हो गए, बांग्लादेश हो गया और म्यांमार हो गया। ठीक है, ये 7 हो गए, आसानी से आपको याद हो गया होगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत का राजनीतिक मानचित्र की बात करें तो देखो भारत का विभाजन जो है वो 2 तरीकों से हो सकता है। एक तो भौतिक विभाजन हो सकता है, आप पढ़ते होंगे ज्योग्राफी तो आप लेके मैप लेके आते होंगे कि भारत का प्राकृतिक मानचित्र दे दीजिए, भारत का राजनीतिक मानचित्र दे दीजिए। तो उसी के आधार पर भारत का विभाजन 2 तरीकों से हमने अपनी सुविधा के अनुसार किया है। भारत को जानेंगे, मतलब कि एक तरीके से भारत का अध्ययन करने के लिए भारत को बहुत सारे तरीकों से इसका हम विभाजन कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली 2 तरीकों से, एक तो राजनीतिक विभाजन है और एक भौतिक विभाजन है। तो भारत का राजनीतिक मानचित्र यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये तो प्रशासनिक सुविधा के अनुसार भारत को जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश, वर्तमान की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वर्तमान के ये बदला करता है, हमेशा नहीं, मतलब अपनी सुविधा के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, संसद कर सकती है। ठीक है, तो वर्तमान की बात करें तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश तथा 28 राज्यों में विभक्त है। ठीक है, कितने हैं? तथा 28 राज्यों में भारत को बांटा गया है। थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन इसमें और दी गई है कि राजस्थान जो है ये सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान की बात करें तो ये सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो है गोवा। ठीक है, गोवा जो है ये क्या है? सबसे छोटा राज्य। ठीक है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। ये बात आपको ध्यान रखिएगा। और ये 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान समय में एवं 28 राज्य हैं। तो राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन की बात करेंगे अब हम। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए इसको 28 राज्यों, प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए किसमें? 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। ठीक है, 2 जून 2014 को भारत जो है तेलंगाना जो है भारत का 29वां राज्य बना था। उसके बाद क्या हुआ कि आर्टिकल जब 370 हटा तो इसमें से फिर क्या हुआ, एक राज्य कम हो गया, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, उसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक राज्य फिर से कम हो गया, तो फिर से 28 हो गए। पहले यह आंध्र प्रदेश का भाग था। ठीक है, पहले किसका भाग था? तेलंगाना जो है ये आंध्र प्रदेश का ही एक भाग था। भारत की राजधानी के बारे में बताया गया है कि दिल्ली है। ठीक है, और आगे बताया गया कि राज्यों का निर्माण मुख्यतः जो है वो भाषाओं के आधार पर हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखिएगा कि राज्यों का निर्माण जो मुख्यतः है वो किसके आधार पर हुआ है? वो भाषाओं के आधार पर हुआ है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य ये नोट करिएगा राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य की बात करें तो गोवा है, जो कि अभी हमने आपको मैप पे भी दिखाया। ठीक है, और वो बताया, मतलब कि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार भारत को क्या है, राज्यों में बांटा गया है। और राज्यों के बाद फिर इसको किस में बांट दिया गया है? जिलों में बांट दिया गया है। इतनी बात आप समझ गए। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। भौतिक विभाजन की अब हम बात करेंगे। ठीक है, अब हम भौतिक विभाजन की बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको बिल्कुल अलर्ट होकर बैठना है, यहीं से जो है इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट फेज है या फिर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं। जैसे कि हमने बताया कि विभिन्न प्रकार की, बेसिकली 5 प्रकार की हैं। जैसे कि पहला हो गया पर्वत, पठार हो गया, मैदान हो गया,
तट हो गया एवं द्वीप समूह। तो बेसिकली 5 प्रकार की जो है भौतिक आकृतियां पाई जाती हैं भारत में, जिनके आधार पर हम भारत का भौतिक विभाजन करते हैं। ठीक है, उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय जो है संतरी का कार्य करता है। उत्तर में जो है बर्फ से ढका जो हिमालय है ये संतरी का कार्य करता है। संतरी का मतलब एक तरीके से प्रहरी चौकीदार का कार्य करता है। ठीक है, प्रहरी चौकीदार का कार्य करता है। हिमालय का मतलब क्या होता है? हिमालय 2 शब्दों से मिलकर बना है, हिम प्लस आलय, जिसका अर्थ होता है बर्फ का घर। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को हम मुख्यतः 3 श्रृंखलाओं में बांट सकते हैं। हिमालय पर्वत को मुख्यतः हम 3 श्रृंखलाओं में बांट सकते हैं। तो देखो, इसमें 3 श्रृंखलाओं में बांट सकते हैं। जैसे मान लो मैप बनाना तो भाई मुझे ज़्यादा आता नहीं, लेकिन हम आपको मैप पर ही चल के यहाँ पर बताते हैं। जैसे मान लो ये है हमारा भारत, है ना, ये तो अलग एक चीज़ों के लिए है, लेकिन 1 मिनट इस पर नहीं बताते हैं हम आपको। यहाँ पर क्या चीज़ बताने जा रहे थे आपको? हिमालय पर्वत को मुख्यतः हम 3 श्रृंखलाओं में बांट सकते हैं। ठीक है, तो जैसे देख लो, मान लो भाई ज़्यादा तो बनाना नहीं आता मुझे भारत का नक्शा। मान लो ये भारत है अपना, ठीक है, ये भारत है। तो ये हमारा जो हिमालय है, ठीक है, हिमालय ये 3 लेयर में बटा हुआ है। ठीक है, ये 3 लेयर में बटा हुआ है। ठीक है, सबसे ऊपरी जो लेयर है इसको हम, ये पर्वत देखो, जब कई तरीके एक पर्वत होगा तो उसको पर्वत कहेंगे, लेकिन जब बहुत सारी पर्वतों की सीरीज होगी, पूरी श्रृंखला होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? पर्वत श्रृंखला कहते हैं। तो हिमालय की पर्वत श्रृंखला को भी हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब जब हम उत्तर से दक्षिण की ओर बांटते हैं तो इसको 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला तो ये सबसे ऊपर वाली जो श्रृंखला है इसको हम बृहद हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? बृहद हिमालय कहते हैं। बृहद हिमालय कहते हैं, या फिर इसको हम हिमाद्री भी कहते हैं। क्या कहेंगे? हिमाद्री भी कहेंगे। फिर दूसरी जो लेयर आती है इसको हम मध्य हिमालय, इसको हम क्या कहेंगे? मध्य हिमालय कहेंगे, या फिर हिमांचल कहते हैं। ठीक है, हिमांचल। और जो सबसे नीचे है, ये जो सबसे नीचे वाली श्रृंखला है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम शिवालिक कहेंगे। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम शिवालिक कहेंगे। तो इतनी बात आप समझ गए। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको बताने की कोशिश है कि हिमालय पर्वत को मुख्यतः हम 3 समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जा सकता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को हम बृहद हिमालय या फिर हिमाद्री कहते हैं। तो पहली वाली श्रृंखला को हम क्या कहेंगे? सबसे ऊपर वाली श्रृंखला को हम बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर स्थित है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो इसी श्रृंखला में स्थित है। मध्य हिमालय, हिमाचल, मध्य हिमालय को हम क्या कहते हैं? हिमाचल भी कहते हैं। ठीक है, ये हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। भाई देखो, सबसे ऊपर हिमाद्री है या फिर बृहद हिमालय जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो उस सबसे ऊपर है, तो अब उसके दक्षिण में, उसके नीचे का मतलब क्या होगा? कि उसके दक्षिण में होगा, है ना। इसमें देखो, याद नहीं करना कि उसके दक्षिण में है कि उत्तर में है कि पश्चिम में है, नहीं। सबसे ऊपर उत्तर में तो हिमालय है, सबसे ऊपर क्या है? बृहद हिमालय है। तो अब उसके नीचे क्या आएगा? दक्षिण ही आएगा। तो वही आप यहाँ पर बिल्कुल लॉजिकल समझिए, है ना, याद नहीं करना आपको। ठीक है, तो मध्य हिमालय जो है हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई आपको। ठीक है, बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है, जैसे जो मनाली हो गया, शिमला हो गया, है ना, उत्तराखंड में नैनीताल वगैरह हो गया। ये बहुत से लोकप्रिय स्थान जो है मध्य हिमालय में स्थित हैं। वही बात यहाँ पे बताई जा रही है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए, तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं यदि आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो, है ना। तीसरी जो लेयर है या फिर तीसरी जो श्रृंखला है वो है शिवालिक, सबसे दक्षिण में स्थित है ना, सबसे दक्षिण में स्थित है। शिवालिक जो है वो तीसरी श्रृंखला है, ये सबसे दक्षिण में स्थित है। इतनी बात आपको क्लियर हुई कि भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय है। हिमालय को भी हम 3 श्रृंखला, हालांकि उसके 3 श्रृंखलाओं के पहले भी एक जो श्रृंखला ट्रांस हिमालय, लेकिन उसको हम अलग से पढ़ते हैं। ठीक है, बेसिकली हिमालय को हम 3 श्रृंखलाओं में ही बांटते हैं, जब हम उत्तर से दक्षिण की ओर इसका विभाजन करते हैं। सबसे पहले बृहद हिमालय या फिर हिमाद्री, उसके बाद आता है मध्य हिमालय या फिर हिमाचल, और उसके नीचे क्या आता है? सबसे दक्षिण में क्या आता है? तो शिवालिक आता है। ठीक है, हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। आइए हम सभी चीज़ों को मैप पे देखते हुए चलेंगे। हमने बताया कि हिमालय के दक्षिण में क्या है? भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये वाली जो लाइनें हैं, ये पूरा मैप है, पहले बात। ठीक है, इतनी बात समझ गए, आपको मैप दिख ही रहा होगा।
ये वाली जो ऐसे सिंबल हैं ये पर्वत तथा पहाड़ी को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? पर्वत तथा पहाड़ी को दर्शाते हैं। और ये वाला जो कलर है, ठीक है, ये जो डार्क कलर है ये किसको दर्शाता है? पर्वतीय प्रदेश को दर्शाता है। ये पीला कलर जो है, पीडीएफ इसकी मिल जाएगी टेलीग्राम पे, मैं सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पीडीएफ पूरा विद एनोटेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। हालांकि आपको रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद ही इस वीडियो में रिवाइज आपको करवा देंगे। तो ये जो पीला वाला एरिया है ये पठारी प्रदेश को दर्शाता है, और ये जो ग्रीन वाला एरिया है ये मैदानी प्रदेश को दर्शाता है, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए। अब देखिए ये हिमालय की श्रेणियाँ हैं, ठीक है। ये हो गया, इसको हम बृहद हिमालय कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारा मध्य हिमालय है और ये हमारा शिवालिक है, ठीक है। ये शिवालिक है, ठीक है, यहाँ से आके यहाँ तक, ये क्या बृहद हिमालय, यहाँ से आके यहाँ तक, ठीक है। तो अब क्या कह रहा था कि हिमालय के दक्षिण में क्या है? मैदानी क्षेत्र है। तो ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है, ये जो ग्रीन ग्रीन पूरा एरिया दिख रहा है ये क्या है? ये मैदानी क्षेत्र है, ठीक है। ये ग्रीन ग्रीन एरिया जो दिख रहा है ये पूरा मैदानी क्षेत्र है। और ये जो त्रिभुजाकार आकृति में पूरा येलो एरिया दिख रहा है ये पठारी क्षेत्र है, ठीक है, पठारी क्षेत्र है। तो बेसिकली पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र हो गया, तीन बेसिक ये हो गए। और ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया जो दिख रहा है, ठीक है, इसको हम तटीय क्षेत्र कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? तटीय क्षेत्र। और इधर भी है ये तटीय क्षेत्र, ये इसको हम पूर्वी तटीय क्षेत्र बोल देंगे और इसको हम पश्चिमी तटीय क्षेत्र बोल देंगे। और द्वीपीय क्षेत्र कौन से हैं? तो ये जो लक्षद्वीप है हमारा, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये द्वीपीय क्षेत्र हो गया। तो 5 हो गए ना। सबसे पहले पर्वतीय क्षेत्र, फिर मैदानी क्षेत्र, फिर पठारी क्षेत्र, फिर ये हो गया तटीय क्षेत्र दोनों तरफ, और ये हो गया हमारा द्वीपीय क्षेत्र। तो ये 5 हो गए टोटल। तो आते हैं फिर से हम अपने पेज पर, और यहाँ पर हम फिर से चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो यही बात ये कह रहा था कि हिमालय के दक्षिण में भारत का क्या है? उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट होते हैं। तो मैदानों के बारे में हमने डिटेल में चर्चा करी थी इसके प्रीवियस क्लासेस में। मैदान कैसे होते हैं? समतल और सपाट होते हैं, उपजाऊ होते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि पूरा उपजाऊ हुई है, क्योंकि मरुस्थल भी आ जाएंगे इसी मैदान में जो कि उपजाऊ नहीं होते हैं। लेकिन एक तरीके से जो मैदान होते हैं यहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर परिवहन के साधन सुलभ होते हैं, और एक तरीके से यहाँ पर कृषि योग्य भूमि भी बहुत अच्छी तरीके से उपलब्ध हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होती है? जनसंख्या अधिक होती है, ठीक है। ये मैदान समतल तथा सपाट होते हैं। ये मैदान सिंधु अब ध्यान दीजिएगा, ये मैदान सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जड़ोल निक्षेपों से बने हैं, ठीक है। इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जड़ोल निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं, ठीक है। नदियों के ये मैदान जो है कृषि के लिए उपजाऊ भूमि जो है प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक होती है। यही कारण है कि इन मैदानों में क्या है? जनसंख्या अधिक है। इतनी बात आप समझ गए। चलिए, तो अभी तक हमने क्या देखा? सबसे पहले हिमालय के बारे में देखा, फिर उसके बाद हमने मैदानों के बारे में कुछ जो बेसिक जानकारी है वो हमने प्राप्त करी। अब आगे थोड़ा सा इन दो शब्दों का मतलब जान लीजिए कि जड़ोल निक्षेप क्या होते हैं। जड़ोल निक्षेप क्या होते हैं? ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत ही महीन मिट्टी होती है। क्या होती है? एक तरीके से जो नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई जो मलबा होता है, जो मिट्टी होती है, महीन मिट्टी होती है, कंकड़ पत्थर होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? जड़ोल निक्षेप कहते हैं। जब नदियाँ इन्हीं निक्षेपों को बहा कर लाती हैं, तो वो नदी बेसिन में क्या कर देती हैं? इसको निक्षेपित कर देती हैं, ठीक है। नदी बेसिन में इसको निक्षेपित कर जाती हैं। दूसरा कंसेप्ट जो आपको बताया गया है इस एनसीईआरटी में कि सहायक नदियाँ क्या होती हैं, ठीक है। सहायक नदियाँ बेसिकली एक तरीके से नदी या सरिता होती हैं, ठीक है। नदी या सरिता होती हैं जो मुख्य नदी में किसी तरफ से आकर मिलती हैं, जो मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिल सकती हैं और अपने जल को एक बड़ी नदी में विसर्जित कर देती हैं। वही नदियाँ क्या होती हैं? सहायक नदियाँ होती हैं। तो ये दो टर्मिनोलॉजी, ये दो शब्दावली आपको पता चल गया और इनका मतलब भी समझ में आ गया होगा कि जड़ोल निक्षेप क्या होते हैं और सहायक नदियाँ क्या होती हैं, ठीक है। चलिए भैया, अब आगे बढ़ जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी और ज़्यादा कठिन नहीं है भाई, है ना। आराम से यदि ध्यान से आप समझते तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, और थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना।
ये एक लंबा सफ़र है जहाँ पर हमने टारगेट बनाया कि 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी को कवर करेंगे, तो आपको एक लंबा समय देगा और सारे सब्जेक्ट के लगभग जो मेन सब्जेक्ट हैं जीएस के लिहाज से उनको हम कवर करेंगे। जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो ये तो इम्पोर्टेंट होती हैं, है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी। हालांकि हम क्लास 8th तक या फिर यूँ कहे तो हम लगभग 10th तक आपको साइंस भी कराएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बने रहिएगा इस चैनल पर यदि आपको कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़नी है तो। और यदि आपके मन में कोई डाउट है या फिर इस वीडियो सीरीज को लेकर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें बेसिकली कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स हमने स्पेशली आप ही के लिए बनवाया है ना, तो आप कमेंट करके बेझिझक हमको बता सकते हैं। तो देखो, भौतिक विभाजन में भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। ठीक है, आप देखिए कोई भी चीज़ आपको रटनी नहीं पड़ेगी, ये हमारा आपसे वादा रहा। ठीक है, पहला बात क्या बताएगा कि इस पेज में भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि भाई कहाँ स्थित है। तो देखो, भारत का हमने बताया कि मैप में ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। तो कह रहा है कि भारत के पश्चिमी भाग में, कहाँ पर, भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। तो ये है पश्चिमी भाग, ये है अरावली श्रेणी के बगल में, अरावली श्रेणी के पश्चिम में भारतीय महामरुस्थल। ठीक है, यह है भारतीय महामरुस्थल स्थित है। तो यही बात आपको यहाँ पर बताई जा रही थी। आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं भाई। यह शुष्क तथा गर्म है। यह शुष्क तथा कैसी है, यह शुष्क तथा गर्म और रेतीला स्थल है। शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। जब शुष्क एवं गर्म होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पर वर्षा नहीं हो रही है। जब वर्षा नहीं होगा तो बिल्कुल आप सोच सकते हैं कि वहाँ पर वनस्पति की मात्रा क्या होगी, बहुत ही कम होगी। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में, अब बात आते हैं, हमने सबसे पहले पर्वतों को देखा, फिर मैदानों के बारे में जो बेसिक जानकारी थी वो इकट्ठा करी, उनको समझा। अब हम पर्वत, मैदान, फिर उसके बाद क्या आएगा, पठार आएगा। ठीक है, उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार स्थित है भाई, कहाँ स्थित है आइए दिखाते हैं। देखो, ये हो गया पर्वत, ये हो गया पूरा मैदानी क्षेत्र। ठीक है, अब आएंगे हम प्रायद्वीपीय पठारों पर। ये जो पूरा एरिया है ट्रायंगुलर रूप में, ये पूरा क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। क्या है दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार है। तो आइए इनके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी, थोड़ा सा कंसेप्ट समझने का प्रयास करते हैं, जो कि क्लास 6 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो देखो, उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति कैसी है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। अब इसको याद करने की जरूरत है, क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछ लिया जाता है। और अब आपको याद करने की जरूरत तो नहीं होगी कि इसकी आकृति कैसी है, क्योंकि मैप में हमने 2-3 बार आपको दिखा दिया है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। प्रायद्वीपीय पठारों के बारे में 2 बातें आपको ध्यान में अभी तक पता चली कि ये ट्रायंगुलर शेप में है, इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत से पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं तथा घाटियां हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में क्या है, अरावली श्रृंखला स्थित है, जो कि विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। ठीक है भाई, विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला कहाँ है आइए दिखाते हैं हम आपको। तो ये प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, इसके उत्तर और पश्चिम में, उत्तर पश्चिम का मतलब क्या हुआ, ये उत्तर ये पश्चिम, अरावली श्रृंखला यहीं पे गई होगी, तो ये है अरावली श्रेणी। ठीक है, ये है अरावली श्रेणी। तो ये अरावली श्रेणी क्या है, इसकी विशेषता क्या है, विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला, विश्व की, ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है ये, विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला। ये बात आपको समझ में आ गई। आइए फिर से हम अपने पेज पे चलते हैं भाई। ठीक है, विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला, विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाएं आइए हम आपको दिखाते हैं। तो देखो, ये हो गया विंध्य की श्रेणियां, विंध्य की श्रेणियां जहां से नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी निकलती है, बंगाल की खंबात की खाड़ी से होते हुए अरब सागर में जाती है। ठीक है, फिर सतपुड़ा की श्रेणियां, विंध्य की श्रेणियां के नीचे क्या है, सतपुड़ा की श्रेणियां हैं, और इसके नीचे से ताप्ती नदी निकलती है। ताप्ती नदी निकलती है, ये भी खंबात की खाड़ी से होते हुए अरब सागर में जाके गिरती है। तो ये बात आपको पता चली। अब ये मैप बेसिक दिल्ली, देखो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो ये मैप आपको तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, उत्तर पश्चिम में क्या है, ठीक है, उत्तर पश्चिम में क्या है, अरावली श्रेणियां हैं।
फिर उसके दक्षिण में आएंगे, उसके दक्षिण में आएंगे विंध्य की श्रेणी हो गई, फिर उसके बाद सतपुड़ा की श्रेणियाँ हो गई। ठीक है, यह ध्यान में रखना कि ऐसी 2 ही नदियां हैं, बाकी जितनी भी नदियां हैं वो पूर्व की ओर बहती हैं। जितनी भी नदियां हैं वो पूर्व की ओर बहती हैं, चाहे आप महानदी ले लो, गंगा नदी ले लो, गोदावरी ले लो, कृष्णा ले लो, कावेरी ले लो, ये सभी की सभी पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। यही 2 नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। यही 2 नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो कि कहाँ पर गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं, या फिर यूं कहें कि पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, यही 2 नदी कहाँ कैसी हैं? जो पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में जाकर गिरती हैं। इतनी बात आपको, इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ? चलिए हम लोग आ गए फिर से अपने पेज पर। तो यहाँ पर आगे आपको जो बताया गया है, विंध्य एवं सतपुड़ा की महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, इनको हमने मैप पर देख लिया है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा ताप्ती नदी बहती हैं, हमने अभी इसको भी देख लिया है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। ये कैसी नदियां हैं? जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं, जो कि अरब सागर में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? नर्मदा और ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा यह सह्याद्री, देखो ये बात आपको ध्यान में रखना, पश्चिमी घाट तथा, या फिर इसको हम सह्याद्री बोलते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट को हम और किस नाम से जानते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, सह्याद्री के नाम से जानते हैं। वो हिमाद्री अलग था, जिसको जो बृहत हिमालय है उसको हिमाद्री के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट। आइए इसको हम मैप पे देख लेते हैं भाई, है ना। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम देख लेते हैं मैप पर। 1 मिनट भैया, कहाँ भाग रहे हो? भागो नहीं। तो देखिए, इसको हम थोड़ा मैप पे देखने का प्रयास करते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में थोड़ी सी कुछ एक विशेषता है, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। देखो ये जो पश्चिमी घाट है, ये पहली बात, ये वाला जो है ये इसको हम कहते हैं पश्चिमी तट। इसको हम क्या बोलेंगे? पश्चिमी तट बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? पश्चिमी घाट बोलेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? पश्चिमी घाट कहेंगे। तो ये जो पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट के जो मध्य का क्षेत्र है, पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट के जो मध्य का क्षेत्र है, इसको हम तटीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तटीय क्षेत्र कहते हैं। अब आ जाते हैं पूर्वी तट पे, पूर्वी क्षेत्र पर, फिर पूर्वी तटीय क्षेत्र पर। तो ये देखो, ये जो है ये है पूर्वी घाट, और ये जो है ये है पूर्वी तट। ये क्या है? ये पूर्वी तट है। तो ये जो बीच वाला क्षेत्र है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम पूर्व तटीय क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्व तटीय क्षेत्र कहेंगे। अब इनकी विशेषता, आप एक चीज ध्यान पे देख रहे हैं, एक चीज ध्यान से देख पा रहे होंगे कि ये जो पश्चिमी तट है हमारा, जो पश्चिम का तटीय क्षेत्र है, ये बिल्कुल सीधी में, सपाट में है। ठीक है ना, सीध में है। जबकि ये देखो कहीं पर चौड़ा, मतलब एक तरीके से यहाँ पर देखें तो ये बिल्कुल एक डायरेक्ट एक सीध में। लेकिन जो पूर्वी वाला क्षेत्र है, पूर्वी वाला क्षेत्र कहीं पर चौड़ा हो गया है, कहीं पर बहुत अधिक पतला हो गया। यहाँ पर देखो कहीं पर और अधिक चौड़ा हो गया, कहीं पर और अधिक पतला हो गया। तो मतलब ये एक सीध में नहीं है। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि पश्चिमी तट क्षेत्र जो है, इसके अपेक्षा में पूर्वी तट क्षेत्र जो है वो काफ़ी चौड़ा है। आप खुद ये देख लीजिए, ये ऐसे है और ये बिल्कुल संकरा सा है। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी थी, यही चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं, यही चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो अरब सागर में गिरती हैं, इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट है। ठीक है, पश्चिम में क्या है? पश्चिमी घाट या फिर सह्याद्री जिसको कहते हैं। पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जैसा कि भी हमने दिखाया कि पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो क्या है? एक समान रूप में है। ठीक है, एक समान रूप में है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है तथा असमान है। बीच बीच में क्या हुआ है? टूटा हुआ है तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता होती है। इन पठारों में क्या है? ये बात आप ध्यान रखिएगा कि इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला हो गया एवं लोहा हो गया, लौह अयस्क की प्रचुरता जो है वो अधिक है। अधिक प्रचुरता का मतलब ये होता है कि वो अधिक मात्रा में वहाँ पर पाई जाती है। राइट, इतनी बात आप समझ गए। चलिए भैया हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। पश्चिमी घाट के
पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। देखो ये लाइन समझिएगा, ये लाइन अभी हमने आपको समझाया, शायद आपने ध्यान से अगर ध्यान दिया है तभी आपको माइंड में होगा कि पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखो एक एक शब्द का मतलब है, एक एक शब्द का मतलब है। अभी जो चीजें हम आपको बता रहे थे, तो भैया देखो ये है पश्चिमी घाट, ये है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट के पश्चिम में, और ये है पूर्वी घाट, ये है पूर्वी घाट, और पूर्वी घाट के पूर्व में। ठीक है, अब इतनी बात समझ गए आप? तो यहाँ पर वही क्या कह रहा था, यहाँ पर वही बात बता रहा था कि पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। तो तटीय मैदान का मतलब क्या हो गया? तटीय मैदान का मतलब हो गया यही वाला क्षेत्र, ये वाला, ये मैदान आप देख सकते हैं, तटीय क्षेत्र। तो पश्चिमी घाट के पश्चिम में, पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। और ये क्या होगा? ये वाला, इसको हम पश्चिमी घाट कहेंगे, इस वाली रेखा को, इसको हम कहेंगे पश्चिमी तट। इसको हम क्या बोलेंगे? पश्चिमी तट। इसको हम क्या बोलेंगे? पूर्वी तट, पूर्वी तट। और इसको क्या बोलेंगे? पूर्वी तटीय क्षेत्र। इसको हम क्या कहेंगे? तटीय क्षेत्र, पूर्व तटीय क्षेत्र। इसको हम पश्चिमी तटीय क्षेत्र बोलेंगे। मुझे उम्मीद है कि अब तो कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यू हैव एनी कंफ्यूजन तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। यदि आपके मन में कुछ ज़्यादा कंफ्यूजन आ रहा हो तो भाई बिल्कुल बेझिझक आप कमेंट करके हमें बताइए। सारी कमेंट, आपके जितने भी कमेंट हैं उनका रिप्लाई दिया जाएगा। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी सक्रिय हैं। हमने आपको मैप पे दिखाया कि बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं ये। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। जो पूर्वी तटीय मैदान है वो अपेक्षाकृत कैसे हैं? चौड़े हैं। ठीक है, वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ, वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। आइए इन चारों नदियों को हम दिखाते हैं आपको। सबसे पहले क्या बताया इसने? महानदी। तो भैया महानदी है, महानदी यहाँ से निकल रही है, ये जा रही है और बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। फिर उसके बाद गोदावरी नदी की बात करी, दूसरी नदी हो गई, 4 नदियों के बारे में बताया था। कृष्णा नदी हो गई, और उसके बाद ये कावेरी नदी हो गई। ये सभी की सभी नदियाँ कहाँ गिर रही हैं? बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। तो लोकेशन पता चल गई इनकी। आइए फिर से आ जाते हैं अपने पेज पर। बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यह नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर किसका? उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन का डेल्टा स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किन नदियों के द्वारा ये बनाया जाता है, तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन का डेल्टा स्थित है। ठीक है, मुहाने पर किसका? सुंदरबन का जो डेल्टा है वो स्थित है। आइए हम थोड़ा मैप पे दिखाते हैं। तो ये देखो भाई, ये गंगा है, ठीक है, ये गंगा है और ये ब्रह्मपुत्र है, और यहाँ पर ये जो डेल्टा बन रहा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसका नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा है भाई, है ना, तो इम्पोर्टेंट तो है ही है। तो किन नदियों के द्वारा बनता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। इतनी बात आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। तो भाई आगे करा कि क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व का सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। तो भाई हम जानते हैं ना, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था, तो हम जानते हैं कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां जो हैं विश्व के सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका नाम क्या है? सुंदरबन का डेल्टा है। ठीक है, इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। इस डेल्टा की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। आकृति भी जान लो भाई इसका कैसा है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। ठीक है, डेल्टा कहाँ बनते हैं? नदी के मुहाने पे बनता है। नदी का मुहाना क्या होता है? जहाँ नदी समुद्र में आकर मिलती है वहीं क्या होता है? नदी का मुहाना होता है। ठीक है,
तो डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को हम नदी का मुहाना कहते हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं प्रवाल छोटे समुद्री जीव होते हैं? ठीक है, प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं। ठीक है, जिसे पालिप कहा जाता है। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है भाई, प्रवाल जो है ये छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं जिसे पालिप कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे पालिप कहा जाता है। जब जीवित पालिप मरते हैं, पालिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। ठीक है, उनका कंकाल क्या होता है? बच जाता है, तथा अन्य पालिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है। तथा अन्य पालिप की जो वृद्धि होती है इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो कि बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। जो हमारा लक्षद्वीप है ना, ये प्रवाल द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, और प्रवाल क्या होते हैं? प्रवाल जो हैं ये छोटे छोटे समुद्री जंतु होते हैं, छोटे छोटे समुद्री जीव होते हैं। तो जब ये मर जाते हैं तो इनके कंकालों के ऊपर नए प्रवाल का निर्माण होता है, नए प्रवाल जो जीव हैं वो उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे कर करके ये बहुत बड़ा पूरा लक्षद्वीप जो है प्रवाल द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। इतनी बात आप समझ गए। आगे हम बढ़ते हैं भौतिक विभाजन में, और आगे देखें तो भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। सबसे पहले हमने पर्वतों के बारे में देखा, फिर हमने मैदानी क्षेत्र को देखा, फिर हमने पठारी क्षेत्र को देखा। अब हम क्या देखेंगे? द्वीप समूह। द्वीप तटीय क्षेत्रों को भी हमने देख लिया, पश्चिमी तटीय क्षेत्र, पूर्वी तटीय क्षेत्र हमने मैप पर भी देख लिया। अब हम द्वीप 4 हो गए। अब हम 5वां देखेंगे, द्वीप समूह क्षेत्र। क्या देखेंगे? द्वीप समूह क्षेत्र, और 2 ही हैं। ठीक है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा, स्थित है। ये केरल के तट से कुछ ही दूर पर स्थित है। स्थित प्रवाल द्वीप है, जो भी हम आपको बता रहे थे ना कि ये प्रवाल से मिलकर बना है। तो लक्षद्वीप जो है पूरा का पूरा वो किससे मिलकर बना है? प्रवाल से मिलकर बना है। प्रवाल क्या है? एक प्रकार के समुद्री जीव हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण एवं पूर्व दिशा में अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये सुनामी से प्रभावित हुआ था बहुत ज़्यादा 2004 में। ठीक है, प्रभावित हुए थे। सुनामी एक प्रकार की विशाल सागरीय तरंग है। सुनामी क्या है? सुनामी के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सुनामी जो है एक प्रकार की विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण उत्पन्न होती है? जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। मैं जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वह आप अपना यहाँ पर देखते रहेंगे, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी को हिंदी भाषा बिल्कुल समझ में ना आवे, है ना। सबको थोड़ा बहुत तो हिंदी समझ में आती ही है। बाकी इंग्लिश में भी हमने कंटेंट आपके लिए दिया हुआ है, जो समराइज एक तरीके से जो एनसीईआरटी की समरी है, जो एनसीईआरटी का को समराइज करके संक्षिप्तीकरण है, वो आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं और बहुत डिटेल में समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी सजेशन देना है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको जरूर इम्प्रूव करेंगे। तो बेसिकली ये हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। अब हम आते हैं एक्सरसाइजेज पे। लेकिन जैसा कि हमारा तरीका क्या होता है कि हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, फिर 10 मिनट में क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, ताकि पूरा का पूरा चैप्टर आप घोल करके पानी में पी जाए। कैसे? जैसे पूरा का पूरा चैप्टर हमने समराइज करके आपको दे दिया, आपने ऐसे पानी में घोला, पूरा चैप्टर पानी में घोलो और ऐसे पी जाओ। तो उसका प्रोसेस क्या होगा? उसका प्रोसेस ये होगा कि पहले चैप्टर पढ़ो, फिर थोड़ा सा 10 मिनट में क्विक रिवीजन करो, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बस याद हो गया आपको, है ना। इससे ज़्यादा आप क्या ही किया जा सकता है। और अगर कुछ किया जा सकता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आइए 10 मिनट में फटाफट से रिवीजन करते हैं, शुरू से बिल्कुल स्टार्ट से बिल्कुल रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको क्या कहा था? सबसे पहले भैया हमने आपको बताया था कि आज हम 7वां चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है हमारा भारत देश। ठीक है, क्लास 6 के एनसीईआरटी हम लोग कवर कर रहे हैं। आज हम 7वां चैप्टर पढ़ेंगे, हमारा भारत देश। हमने आपको बताया था आवर कंट्री भारत, आवर कंट्री इंडिया। ठीक है, सबसे पहले हमने आपको बताया कि भारत का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो आपको दिया गया है, कि बेसिक इंट्रोडक्शन में बताया गया कि भारत के उत्तर में जो है वो है हिमालय है। फिर ठीक है, भारत के पश्चिम में क्या है?
अरब सागर है, पूर्व में क्या है बंगाल की खाड़ी है, और भारत के दक्षिण में क्या है हिंद महासागर है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख किलो वर्ग मीटर है, 8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका जो विस्तार है वो 3200 किलोमीटर का है। ठीक है, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका जो विस्तार है वो 3200 किलोमीटर का, लगभग 3200 किलोमीटर का विस्तार है। ठीक है, ये बातें हमने आपको बताई। फिर उसके बाद हमने कहा कि भारत के जो स्थलीय स्वरूप है, भारत के जो स्थल रूप हैं उनमें विभिन्नता पाई जाती है, उनमें भिन्नता पाई जाती है। बेसिकली 5 प्रकार की भिन्नता पाई जाती है भारत के स्थल रूपों में। सबसे पहला तो पर्वतीय क्षेत्र, फिर मैदानी क्षेत्र, फिर पठारी क्षेत्र, फिर तटीय क्षेत्र, फिर द्वीपीय क्षेत्र। ये 5 तरीके से इनको मतलब भारत का एक तरीके से भौतिक विभाजन हम कर सकते हैं। ठीक है, भारत की आबादी के बारे में बात करें तो लगभग हम नंबर 1 पोजीशन बिल्कुल टॉप पे चल रहे हैं आबादी के मामले में। ठीक है, तो ये बातें हमने कुछ आपको बताई थी। फिर हमने कहा था कि भारत एवं उसके पड़ोसी देश, तो 7 ऐसे देश हमने आपको बताए जिनकी स्थलीय सीमा भारत के साथ लगती है। 7 ऐसे देश कौन कौन से हैं, उधर से आते हैं। सबसे पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन 3 हो गए। ठीक है, फिर नेपाल, भूटान 5 हो गए, बांग्लादेश और म्यांमार ये 7 हो गए। 2 और देश हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं जो कि समुद्र में है ना, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, ये बातें हमने आपको बताई थी। फिर हम प्रायद्वीप क्या होता है इसके बारे में बताया था कि प्रायद्वीप देखो कुछ नहीं होता है, प्रायद्वीप स्थल का एक छोटा सा भाग होता है जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ होता है। ठीक है, प्रायद्वीप क्या होता है, स्थल का एक भाग होता है जो 3 ओर से जल से वो क्या होता है घिरा होता है। फिर हमने आगे आपको बताया था कि क्या आप जानते हैं जिनका ऐसे देश जिनका पूरब से लेकर पश्चिमी विस्तार बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, पूरब से पश्चिमी विस्तार जो है वो ज़्यादा होता है, या फिर यूं कहें उनका देशांतरी विस्तार बहुत ज़्यादा होता है, तो उनमें एक से अधिक मानक समय हो सकता है ना। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हमने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने हैं 7 हैं, कनाडा में कितने हैं 6 हैं, और रूस की बात करें तो रूस में सबसे ज़्यादा हैं मानक समय 11। कितने हैं 11। फिर हमने आगे आपको बताया था की स्थिति जो कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा बोलते हैं, और यह कर्क रेखा जो है भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। ठीक है, भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है, और इसके देशांतरी विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर से पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य इसका अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार है। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और यदि हम पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में पृथ्वी को बांटे तो भारत किस गोलार्ध में जाएगा, तो पूर्वी गोलार्ध में जाएगा। ये बात हमने आपको डिटेल में समझाई थी। फिर हमने आपको आगे बताया था कि भारत बहुत बड़े देशांतरी विस्तार के साथ साथ भारत का लगभग 29 डिग्री देशांतरी विस्तार है। ठीक है, 29 डिग्री, चूंकि 1 डिग्री देशांतरी विस्तार के परिणाम स्वरूप 4 मिनट का अंतर आ जाता है, तो इसलिए लगभग 29 डिग्री का देशांतरी विस्तार होने के कारण लगभग 2 घंटे का, मतलब अरुणाचल प्रदेश के एकदम कॉर्नर वाले किसी इलाके की बात करें तो, और इधर गुजरात की बात करें तो इन दोनों के समयों में जो लगभग अंतर होगा वो 2 घंटे का होगा। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करनी है हमने प्रीवियस चैप्टर में बताया था, जिसमें हमने अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया था। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें इसमें इस पेज में आपको बताई गई थी। फिर आगे देखें तो भारत के मानक समय के बारे में बताया गया था, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम भारत के स्थानीय मानक समय मानते हैं। ठीक है, और इसको ही क्यों मानते हैं, आप पूरा सीरीज देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने 82.5 डिग्री को ही क्यों माना। ठीक है, तो आप सारे वीडियोस जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा। 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इस 7 देशों की स्थलीय सीमाएं भारत के साथ साझा करती हैं। समुद्र में श्रीलंका एवं मालदीव भी हमारे पड़ोसी देश हैं। और ये मैप पे हमने सारी चीज़ें बताया था कि पहला अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, और यहाँ पर है ये श्रीलंका और ये है मालदीव। ठीक है, फिर हमने आगे देखा था भारत का राजनीतिक विभाजन। तो प्रशासनिक सुविधा के अनुसार वर्तमान समय की हम बात करें तो भारत में जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश एवं 28 राज्यों में इसको विभक्त किया गया है। फिर राज्यों को जिलों में विभाजित किया गया है, जिलों को तहसीलों में, तहसीलों को कस्बों में, और फिर उनको ग्राम में विभाजित किया गया है। तो ये प्रशासनिक सुविधा के अनुसार इसको बांटा गया है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन 28 एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्य एवं तेलंगाना 2014 में बना था, जो कि पहले आंध्र प्रदेश का
हिस्सा था, ये 29वां राज्य बना था। लेकिन जब आर्टिकल 370 हटा तो फिर वो जम्मू कश्मीर क्या हुआ, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में टूट गया था। इसलिए क्या हुआ, एक राज्य कम हो गया और 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। दिल्ली भारत की राजधानी है, पता ही होगा आपको। ठीक है, ये सारी चीजें हमने। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, जबकि गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे हमने बात करी थी भौतिक विभाजन की। तो भौतिक विभाजन जो है, भारत में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। बेसिकली इनको हम पांच तरीकों से बांट सकते हैं। सबसे पहला पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह। इन 5 भागों में इसको विभक्त किया जा सकता है। हिमालय का मतलब बताया था, हिमालय 2 शब्दों से मिलकर बना है, हिम प्लस आलय, जिसका अर्थ होता है बर्फ का घर। जिसका अर्थ क्या होता है, बर्फ का घर होता है। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जा सकता है ना। हिमालय की श्रृंखलाओं को 3 भागों में, मतलब उत्तर से दक्षिण के बात करें तो, हालांकि उसको पूर्व से पश्चिम में भी कई भागों में बांटा जाता है। जब हम, क्योंकि अभी हम क्लास 6 के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो जितना इसमें दिया गया है हम उतना ही कवर कर रहे हैं। बाकी आने वाली क्लासेस में हम हिमालय के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली उत्तर से हम जब दक्षिण के विभाजन की बात करते हैं हिमालय की, तो 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। सबसे पहले बृहद हिमालय, जिसको हम हिमाद्री भी कहते हैं। उसके बाद होता है मध्य हिमालय, जिसको हम हिमाचल कहते हैं। और सबसे दक्षिण में होता है हमारा शिवालिक। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो वही बात यहाँ पे बताई गई थी, ये हमने आपको समझाया था। आगे फिर सबसे दक्षिण में क्या है, शिवालिक है। फिर उसके बाद फिर हमने मतलब पर्वतीय क्षेत्र के बाद फिर हमने कहा हिमालय के दक्षिण में क्या है, भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। फिर मैदानों के बारे में देखा था। मैदान क्या होते हैं, ये समतल एवं सपाट भूमि होती है। ये सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनके सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोल निक्षेपों के द्वारा बनाया गया है। ये मैदान किससे बने हैं, सिंधु, गंगा तथा इनकी सहायक नदियों के जो जलोल निक्षेप हैं इनके द्वारा बनाए गए हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण कि यहाँ जनसंख्या, भाई देखो मैदान क्या होते हैं, समतल एवं सपाट होते हैं, पहला रीजन, जिससे ट्रांसपोर्ट बहुत आसानी से हो सकता है। ठीक है, दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पर कृषि योग्य भूमि बहुत आसानी से उपलब्ध होती है। तो यहाँ पर जनसंख्या क्या होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। ठीक है, आगे हम बढ़ते तो जलोल निक्षेप क्या होता है, जो नदियों के द्वारा बहा के लाया गया जो मलबा होता है, जो मिट्टी की या फिर धूल के जो कण होते हैं वही होते हैं निक्षेप। और ये नदी बेसिन में इनको निक्षेपित कर देती है नदियाँ। सहायक नदियाँ क्या होती हैं, वो छोटी नदी या फिर सरिता होती हैं जो किसी बड़ी नदी में जाकर अपने जल को विसर्जित कर देती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमने बात करी थी भारत के पश्चिमी भाग में, है ना। देखो मैदान की बात क्या है, मैदान की बात क्या है, फिर भारत के जो भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। भारत के पश्चिमी भाग में क्या है, भारतीय महामरुस्थल स्थित है। इसको भी हमने आपको मैप पे दिखाया था, कहाँ पर स्थित है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है, क्योंकि ये कैसा है, शुष्क एवं गर्म है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वनस्पति की मात्रा जो है बहुत ही कम होती है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। तो पर्वतों को देखा, फिर मैदानों को देखा, अब हम पठारों पे आते हैं। ठीक है, तो उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। धरातल, इनका धरातल जो है वो काफ़ी ऊंचा नीचा है। क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं एवं घाटियां स्थित है। तो पहाड़ी श्रृंखलाओं के बारे में हमने आपको बताया था, जैसे कि बिंद की पहाड़ियाँ हो गई, सतपुड़ा हो गया, ये हमने आपको मैप पे दिखाया था। यहाँ पर आप देखेंगे ये अरावली श्रेणी हो गई, बिंद की श्रेणी हो गई, ये सतपुड़ा हो गया। तो ये बहुत सारी पहाड़ियाँ जो हैं यहाँ पर स्थित हैं और इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे हमने आपको बताया था कि उसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो कि हमने मैप पे देखा। विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला, जो है ये विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है, ये आप ध्यान रखिएगा। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। बाकी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन ये 2 नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, जो कि अरब सागर में गिरती हैं। बाकी नदियां कहाँ गिरती हैं, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, गिरती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा ये सह्याद्री, पश्चिमी घाट को हम क्या बोलते हैं, सह्याद्री के भी नाम से जानते हैं। पूर्वी घाट, ठीक है, पूर्वी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है, पश्चिम में पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है। पूर्वी घाट क्या है, बीच बीच में टूटा हुआ है, जबकि पश्चिमी घाट क्या है, एक समान रूप में है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला हो गया, लोहा हो गया, इन अयस्कों की जो है प्रचुरता पाई जाती है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हमने पढ़ा था।
और उसके बाद हमने देखा था कि पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरे हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं, जैसे महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियां जो हैं अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन का डेल्टा स्थित है। तो हमने सुंदरबन डेल्टा के बारे में थोड़ी जानकारी जुटाई थी। पहली बात तो यह याद रखना है कि ये गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया जाता है, और दूसरा चीज ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो भारत का भौतिक मानचित्र के बारे में ये तमाम सारी जानकारी हमने इकट्ठा करी थी। फिर हमने कहा था कि सुंदरबन डेल्टा के बारे में थोड़ी जानकारी बताई थी हमने आपको। फिर हमने प्रवाल के बारे में बताया था कि प्रवाल जो होते हैं ये समुद्री जीव होते हैं, जो है ना मर जाते हैं तो इनके कंकालों के ऊपर नए प्रवालों का निर्मित हो जाता है। तो ऐसे ही ये जो सतत प्रक्रिया कई लाखों वर्षों से जो है चलती रहती है, तो एक बहुत बड़े द्वीप का निर्माण हो जाता है। तो जो हमारा लक्षद्वीप है वो प्रवाल द्वीपों से ही मिलकर के बना है। ठीक है, मतलब प्रवाल के कंकालों से। भौतिक विभाजन में भारत में 2 महाद्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप समूह स्थित है, ये केरल के तट से कुछ ही दूर पर स्थित है। ये प्रवाल द्वीप है। ठीक है, प्रवाल जंतु के कंकालों से मिलकर बना है, इसलिए इसको प्रवाल द्वीप कहते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत में दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि 2004 में किस सुनामी के कारण कौन सा द्वीप समूह प्रभावित हुआ था? तो वही अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो प्रभावित हुआ था। और सुनामी क्या है? तो सुनामी एक विशाल सागरी तरंग है जो कि समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, ये समुद्र तल पर जो है भूकंप के कारण जो है उत्पन्न होती है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज में। तो भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है? भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, उनके नाम लिखिए। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था कि भारत पहले प्रश्न की यदि हम बात करें तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि भारत को 5 भौतिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। पहला पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, पहला पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा मैदानी क्षेत्र। दूसरा क्या हो जाएगा? मैदानी क्षेत्र हो जाएगा। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा पठारी क्षेत्र। ठीक है, चौथा की बात करें तो तटीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तटीय क्षेत्र हो जाएगा। पांचवा हो जाएगा हमारा द्वीपीय क्षेत्र। ठीक है, द्वीपीय क्षेत्र। तो ये 5 भौतिक क्षेत्रों में हम बांट सकते हैं भारत को। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें। देखो, एक्सरसाइज सॉल्व करने से आपने जितना पढ़ा वो आपको समझ में आएगी नहीं, आपको याद हुआ कि नहीं, और यदि आपको समझ में भी आया, याद भी हो गया, तो उसका एक तरीके से क्विक रिवीजन फिर से हो जाता है एक्सरसाइज सॉल्व करने से। भारत की स्थलीय सीमा के साथ 7 देशों से जुड़ी हुई, उनके नाम बताइए। तो 7 देशों के नाम आप बता सकते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न हम आपको सॉल्व करके, तो भाई पेज कहाँ चला गया? ये हो गया अपना पहला प्रश्न। ठीक है, सारे प्रश्नों का सलूशन करते हैं। ये पहला हो गया है ना, प्रश्न 1। ये PDF आपको मिल जाएगी विद नोटेशन, आप घबराइएगा नहीं। अब हम प्रश्न 2 की बात करते हैं। प्रश्न 2, तो वो 7 देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान। सबसे पहले पाकिस्तानी का नाम लिख दे, कम से कम थोड़ा तो खुश हो जाए ये, है ना, क्योंकि इनको भी थोड़ा बहुत खुश कर दिया जाए। अफगानिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। फिर तीसरा हो गया क्या? चीन। ठीक है, चौथा हो गया नेपाल। चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया। ठीक है, छठा क्या हो गया? छठा हो गया बांग्लादेश। और सातवां हमने क्या बताया था आपको? म्यांमार। तो ये 7 देशों की स्थलीय सीमा जो है भारत के साथ साझा करती है। और स्थलीय सीमा के साथ साथ 2 और पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका, ये समुद्र में स्थित है। ठीक है, श्रीलंका और मालदीव।
श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न है कि कौन सी दो प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती हैं। देखो भाई, दो ही प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, तीसरे प्रश्न की बात करें तो नर्मदा और ताप्ती जो है वो कहाँ गिरती हैं, प्रश्न तीसरा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नर्मदा और तापी। बात समझ में आ गई। तो तीन प्रश्न हमारे हो चुके हैं सॉल्व, तीन प्रश्न हो चुके हैं सॉल्व। चौथे प्रश्न को देख लेते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम लिखिए। तो भाई इसको यहीं लिख देते हैं, सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन का डेल्टा ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। किन दो राज्यों की राजधानी जो है एक ही है। तो हरियाणा तथा पंजाब की राजधानी जो है एक है। ठीक है, पहली बात तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहीं पे लिखते हैं 8 जो हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 जो हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश एवं 28 राज्य। कितने राज्य हैं, 28 राज्य। और किन दो राज्यों की राजधानी एक ही है, तो हरियाणा और पंजाब। आइए इनको हम मैप पे भी आपको दिखाते हैं। हरियाणा और पंजाब की राजधानी एक ही है और राजधानी का नाम क्या है, चंडीगढ़। राजधानी का नाम क्या है, चंडीगढ़। ठीक है, राजधानी का नाम क्या है, चंडीगढ़। तो आइए हम थोड़ा सा इनको मैप पे दिखा देते हैं आपको। भैया मैप कहाँ चला गया, तो भैया ये है हमारा मैप। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है हरियाणा। ठीक है, ये है हरियाणा, ये, और ये है पंजाब। हरियाणा और पंजाब की राजधानी यहाँ पर है चंडीगढ़। ठीक है, हरियाणा और पंजाब की जो राजधानी है वो कहाँ पर है, यहाँ पर, यह है चंडीगढ़। तो ऐसे कौन से दो राज्य जिनकी राजधानी एक ही है, तो वो है हरियाणा और पंजाब। चलिए हम लोग आगे आ जाते हैं। तो ये चौथा क्वेश्चन हो गया, पांचवा क्वेश्चन हो गया। आते हैं छठे क्वेश्चन पर। ठीक है, उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, ऐसा क्यों। तो भाई सबसे पहली बात हमने आपको बताई थी कि यहाँ पर मैदान जो है वो सपाट होते हैं, समतल होते हैं, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत ही आसानी से हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो क्या होता है, बहुत ही आसानी से हो जाता है, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ पर कृषि योग्य भूमि पाई जाती है, तो ये दूसरी वजह भी है जो जिसकी वजह से यहाँ जनसंख्या अधिक होती है। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये समुद्र में पाए जाने वाले प्रवाल जो जीव हैं, जो जंतु हैं, उनके कंकालों से निर्मित होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रवाल द्वीप कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रवाल द्वीप कहते हैं। आगे हम आते हैं तो कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, सबसे दक्षिणी भाग की बात करेंगे तो शिवालिक है। ठीक है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहेंगे, शिवालिक है। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट को हमने बताया था कि पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। हिमाद्री तो हम हिमालय के सबसे उत्तरी भाग को, ठीक है, हिमालय के सबसे उत्तरी भाग को, जिसको हम बृहद हिमालय भी कहते हैं, उसको हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं। लेकिन सह्याद्री जो होता है ये पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है, तो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो खा नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं। अरब सागर में तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह अरब सागर में स्थित, ध्यान रखिएगा यहाँ पर पूछ रहा है अरब सागर में स्थित, तो अरब सागर में जो है लक्षद्वीप स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में, या फिर कहें हिंद महासागर में। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, अरब सागर में स्थित द्वीप समूह हमारा जो है लक्षद्वीप समूह है। ठीक है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन सी, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। महान हिमालय को डैश के नाम से भी जाना जाता है, तो महान हिमालय को हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही जवाब यह हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से डैश भारत के सबसे बड़ा राज्य है, तो राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है।
नर्मदा नदी जो है डैश सागर में गिरती है। तो नर्मदा और तापी नदी, हमने दो नदियां बताई थी आपको, नर्मदा और तापी। ठीक है, नर्मदा और तापी नदी ये कहाँ पर गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। कहाँ पर दोस्तों? अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में। ठीक है, तो पांचवा की बात करें, पांचवें क्वेश्चन की, तो डैश भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है। तो कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा जो है भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के जो है लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो इस तरीके से हमने सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। इस तरीके से हमने सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी क्लास जो है आपको अच्छी लगी होगी और सारे कंसेप्ट आपको अच्छे लगे होंगे, अच्छी तरीके से समझ में भी आए होंगे। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगी, आपको पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी को जय हिंद। पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।